सब लोग आ गए हैं तो क्लास शुरू करते हैं। हाँ चलो ओके। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, एक बार छोटा सा रिकैप हम दे देते हैं और उसके बाद आएगा क्लास शुरू करते हैं। एक मिनट। P is directly proportional to V, P is directly proportional to सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, P is directly proportional to T। ग्राफ वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत। ग्राफ कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे, और कंपेयर T1 T2 T3। हाँ ठीक है, चलो ये सब चीज़ें कंपेयर कर चुके थे। तो जैसे इसके बाद ऑल दो नोट्स कॉपी तो तुम लोगों को दिया था, बट तुम लोग को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जो भी कर सकते हैं काम, जो भी जितने सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं उस चीज़ को थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बेसिकली गैसेस स्टेट का बुकलेट तो मिल गया था तुम लोग को शायद से। यस सर। ओके यस सर। हाँ ठीक है, गैसेस स्टेट का सेम ही बुकलेट हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें ज़्यादा इधर उधर हाई फाई हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले। बुकलेट सारा आसानी है। तो इसमें ओके एक मिनट। जैसे हम केवल क्वेश्चंस हैं, शुरुआत में 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे, उन सब का डिस्कशन करते हैं और हम लोग उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जैसे चलो मान लो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में मेन लेवल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 तो हम डिस्कस नहीं करें, इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 रीड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2। सर नहीं दिख रहा कुछ। हाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा? दिख रहा सर। स्पीड तुम्हारे उसमें थोड़ा गड़बड़ होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा है, शायद से शेयर किया हुआ दिख रहा होगा। नहीं सर, आप नीचे किए थे इसलिए। ओके देखो एक बार दिख रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। ओके अरे अद्वैत तुम्हारा टेस्ट था तो तुम पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हारा पेपर हम थोड़ा आगे पीछे कर देते। हमको पता था कि चिन्मय वालों का 2:30 तक स्कूल वगैरह हो गया है, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिए, 3 बजे से कर दिया। अगर दिक्कत होगा तो बता देना, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके हम लोग एक ही टाइम पे पेपर इसलिए लेना चाहते हैं कि जैसे उसमें पॉइंट ये होता है कि हम लोग जब भी तुम लोग का पेपर हुआ तो तुरंत देख लेंगे, अच्छा चलो ठीक है 6 बजे पेपर खत्म हुआ, एक ही बार हम लोग 6:30 बजे पूरा एनालिसिस देख लिए। उससे पहले किसी को पेपर देना है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हाँ एक ही बार में हम लोग पेपर का डिस्कशन कर लें, या फिर पेपर देख लें तो एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टाइम पे देखना ना पड़े, उसमें उतना मेहनत नहीं करना चाहते हम लोग आलसी है। एक तो मंडे को टेस्ट होता है, हम लोग को स्क्रीन देखने का उस दिन तो मेरा तो स्क्रीन देखने का मन ही नहीं करता है। हम अपने फ़ोन में ईयरफोन लगा के पूरे टाइम रहते हैं। फ़ोन आता है, किसका आता नहीं मालूम, आवाज़ से पता चल जाता है किसका फ़ोन आया। चलो जैसे क्वेश्चन वाले पार्ट को रीड किया अगर, तो क्वेश्चन है सिंपल सा, आराम से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम उसमें छोटा सा हिंट देना चाहते हैं, उस हिंट वाले पार्ट पे आते हैं। एक मिनट। चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग उस क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो डिस्कशन वाले पार्ट में नॉर्मली क्वेश्चन ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, और हम लोग लॉ वाले पार्ट से मतलब ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ऐसा सवाल दे रखा, द वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड टैंक इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। द टैंक इज फर्स्ट इवैक्यूएटेड एंड इट इज कनेक्टेड टू अ 50 लीटर सिलेंडर ऑफ compressed helium gas. The gas pressure in the cylinder originally at 21 atm falls to 7 atm without a change in temperature. What is the volume of the tank? तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो इसमें मेंशन किया है यहाँ पे विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो सवाल पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। सवाल में ऐसा मेंशन किया है कोई एक इरेगुलर शेप का कंटेनर है जिसका वॉल्यूम पता नहीं कितना दे रखा, मान लेते हैं वॉल्यूम वी के बराबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा मेंशन किया है कि इसको किसी एक कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया गया जिसका वॉल्यूम वाला पार्ट 50 लीटर के बराबर है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। तो जब दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया तो उस केस में द गैस प्रेशर इन द सिलेंडर ओरिजिनली एट 21 एटीएम, मतलब शुरुआत में प्रेशर वाला पार्ट 21 एटीएम के बराबर था, फॉल्स टू 7 एटीएम, मतलब फाइनल प्रेशर वाला पार्ट 7 एटीएम के बराबर हो गया। और इस केस में चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो जैसे टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब हम लोग लॉ के हिसाब से आराम से बोल सकते थे कि बॉयल्स लॉ का पार्ट ही है।
लेकिन हम सजेशन देंगे लॉ केवल थियोरेटिकल लैंग्वेज के लिए याद रखना, लॉ वाले पार्ट को तुम लोगों को यूज करने के लिए याद नहीं रखना है। हमेशा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लिया करना। जनरलाइज वे है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सवाल में क्या किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये अपने काम करनी है, आर कांस्टेंट कोई काम का नहीं है। और अगर पहले एक इरेगुलर शेप का कंटेनर था तो इस केस में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मूव्स अंदर थे। अभी इसको दूसरे से कनेक्ट किए, दूसरा उसमें बोला है कनेक्टेड टू अ the tank is first evacuated and then it is connected to 50 लीटर सिलेंडर। तो इस केस में जो अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसमें हम उल्टा ही बोल दिया है शायद से। इसमें बोला है द गैस प्रेशर इन द सिलेंडर। जो गैस प्रेशर सिलेंडर के अंदर का है, मतलब यहाँ पे नहीं है, गैस प्रेशर वाला पार्ट सिलेंडर के अंदर का दे रखा है 21 एटीएम के बराबर। जो गैस प्रेशर सिलेंडर के अंदर का था वो 21 एटीएम के बराबर था इनिशियली, जो कि जैसे ही हम लोग का कनेक्शन हुआ इस वाले सिस्टम में, तो हम लोग का प्रेशर वाला पार्ट 21 एटीएम से 7 एटीएम पे मूव कर गया। तो हम लोग को पूछा है वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें ऐसा बोला है कि सिलेंडर के अंदर गैस कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम 50 लीटर दे रखा है और प्रेशर है, इसका मतलब डेफिनेटली हो सकता था कि गैस का प्रेशर बोलता 0 है। तो 0 प्रेशर कब होता है, जब सिलेंडर तो रहता है, सिलेंडर सॉलिड है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है कि नहीं है वो हम लोग को देखना होगा। तो अगर गैस का प्रेशर अंदर है, इसका मतलब अंदर डेफिनेटली हम लोग के पास गैसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो जो भी इस कंटेनर के अंदर गैसेस है उसका अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड है। और जैसे ही इसको कनेक्ट भी किए तो भी टोटल नंबर ऑफ मूव्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले सिस्टम एक जगह पे था, अब ये सिस्टम 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है आपस में कनेक्शन की वजह से। लेकिन ऐसा समझ लो पहले एक सिंगल बॉक्स एक सिस्टम था, अभी 2 बॉक्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस केस में टोटल अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहा, मतलब एन भी चेंज नहीं हो रहा। तो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो उसके इसमें पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपना एक्सप्रेशन निकल के आएगा, या फिर पी वन वी वन इज इक्वल टू वी टू अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक बोलने का तरीका हो सकता है। तो बॉयल्स लॉ के तरीके से इसको याद मत रखना, सिंपल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के थ्रू ही याद रखना इस चीज़ को। अब उसके बाद क्या किया है कि जैसे एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट एक होता है जो डिस्कशन में यूज़ करना होता है। जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा कंटेनर्स कनेक्ट होंगे, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा कंटेनर्स कनेक्ट होंगे तो सब में एक ही पार्ट कॉमन होता है, प्रेशर। जैसे अगर मान लो कि हम लोग पहले कंटेनर का प्रेशर P1 लेके चल रहे थे, फिर दूसरे कंटेनर का प्रेशर P2 लेके चल रहे थे, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे, तो इस केस में जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन के बाद दोनों का प्रेशर हमेशा कोई कॉमन प्रेशर P निकल के आ सकता है। हो सकता है कि P1 से ज़्यादा हो सकता है P2 से ज़्यादा हो, लेकिन एवरेज ही निकल के आना है, मतलब P1 P2 के बीच में ही निकल के आना है। लेकिन हमेशा दोनों कंटेनर में जो भी कंटेनर्स कनेक्टेड होंगे सब में एक पार्ट हमेशा कॉमन होगा, प्रेशर वाला पार्ट। टेम्परेचर भी अलग हो सकता है, जैसा ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक इस चीज़ को, मतलब एक कंटेनर को एक ओवन के अंदर डाल दे, ऐसा कंसिडरेशन हो सकता है, जबकि दूसरे को एटमॉस्फेयर में रख दे। तो जिसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे उसमें रूम टेम्परेचर दिखाई देगा, जिसमें ओवन में रखेंगे जिस कंटेनर को, वहाँ पे ओवन का टेम्परेचर दिखाई देगा। तो टेम्परेचर भी हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर अलग भी हो जाए तो भी प्रेशर एक बार एक सिस्टम में कुछ डेवलप हो रखा है तो एग्जैक्टली कॉमन प्रेशर दूसरे में भी रहेगा। इस एक चीज़ का ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन कनेक्शन का होगा, जब भी 2 कंटेनर्स को कनेक्ट करेंगे या 2 से ज़्यादा कंटेनर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा दोनों में प्रेशर वाला पार्ट, फाइनल प्रेशर वाला पार्ट कॉमन होगा। तो जैसे यहाँ पे पूरे अगर डायग्राम के हिसाब से बात करें तो इनिशियली प्रेशर वाला पार्ट 21 एटीएम था, जो कि केवल सेकेंड वाले पार्ट में कंसिडरेशन था। उसके बाद फाइनल प्रेशर 7 एटीएम इस कंटेनर में दे रखा है, मतलब सिलेंडर में दे रखा है। इसका मतलब पूरे ओवरऑल सिस्टम को अगर कंसिडर करें तो उसका प्रेशर भी 7 एटीएम के बराबर ही निकल के आना है, ना कि केवल पहले वाले पार्ट का। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इस केस में इनिशियल प्रेशर भले ही हम लोग केवल इस क्या बोल सकते हैं, भले ही हम लोग सिलेंडर के लिए लेके चल रहे थे, लेकिन टेम्परेचर अभी जैसा था वैसे ही बाद में रहा, और जितना नंबर ऑफ मोल्स उस सिलेंडर के अंदर था वही नंबर ऑफ मोल्स केवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ऐसा हुआ, अगर मान लो एक पिस्टन सिलेंडर है तो पहले पिस्टन सिलेंडर में वॉल्यूम V है, और अगर इस पिस्टन को ऊपर खींच लिए तो इस पिस्टन को जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो अपना जो वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम को बढ़ाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि इस पिस्टन को हम लोग किसी दूसरे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर से कनेक्ट कर दे
तो भी इसका इफेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और इसके अंदर का मास ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दूसरी जगह पे, तो दोनों ही वॉल्यूम को इंक्रीज करने का तरीका कंसिडर किया जा सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहला प्रेशर वाला जो पार्ट था वो हम लोग का 21 ATM के बराबर दे रखा था, और वॉल्यूम वाला पार्ट V1 हम लोग के पास 50 लीटर के बराबर दे रखा था। उसके बाद P2 प्रेशर वाला पार्ट 7 ATM के बराबर दे रखा, ऐसा मेंशन करके चल रहा है। V2 वॉल्यूम अगर बात करें तो हमको नहीं पता कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, लेकिन मान के चल रहे थे कि कंटेनर का वॉल्यूम V था और सिलेंडर का वॉल्यूम 50 था, तो टोटल वॉल्यूम आराम से V+50 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले में भी पुटअप कर सकते हैं, और हम सजेशन देंगे कि चीज़ों को रिलेट करके काम करना, हमेशा फॉर्मूला पुटअप करने की कोशिश मत करना, देख के मालूम पड़ जाता है। जैसे मालूम है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतने ही टाइम्स घटेगा, ये भी चीज़ आराम से बोला जा सकता है। तो अगर प्रेशर 21 से 7 में जा रहा, मतलब 3 टाइम्स घट रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, और 3 गुना घटा 3 टाइम्स डिक्रीज किया तो वॉल्यूम वाला पार्ट 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर 50 है तो फाइनल वॉल्यूम वाला पार्ट 150 होना चाहिए। तो यहाँ से V वाला पार्ट आराम से हम लोग 100 लीटर के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या रिएक्ट करेगा? रिएक्ट अगर करेगा तो इस तरह की बात ही नहीं कर सकते। रिएक्टिंग गैसेस के लिए ऐसा कंसिडरेशन लेकर के हम लोग नहीं चल सकते। और जैसे यहाँ पे कौन सा गैस दिया है, ढंग से देखो, हीलियम। तो हीलियम वाला पार्ट रिएक्ट करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। अगर रिएक्टिंग गैसेस है तो उस केस में रिएक्शन के बाद फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, जैसे मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं एवोगाड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि रिएक्शन हो रहा है, तो हमको कोई लॉ जानने की जरूरत नहीं है, एवोगाड्रोस लॉ या दिस लॉ दैट लॉ, कोई लॉ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसा बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, चलो इसको कांस्टेंट रख दिया, कंटेनर वाले पार्ट का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट रख दिया। लेकिन अगर रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स में चेंज, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा तो प्रेशर चेंज कर सकता है। और दिख रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ऐसा बोला जा सकता है। इनफैक्ट सीधा ऐसा रिलेशन ध्यान रखना, PV अपॉन NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस पूरे रिएक्शन हुआ तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा? ये एक चीज है जिसका ध्यान रखना, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि हमेशा रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। रियल सिचुएशन में अगर मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में तो रिएक्शन में हीट जो है सिस्टम से बाहर निकल गया, तो अगर मान लो कि मेरे बॉडी से हीट निकलता है तो हम लोग ठंडा फील करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ऑल्दो कंटेनर गर्म फील होता है, लेकिन कंटेनर के गर्म होने का रीजन अलग है। कंटेनर अंदर के हीट को जब बाहर जा रहा था तो एब्जॉर्ब किया, तो कंटेनर हम लोग को बाहर से गर्म फील होता है, बट अदरवाइज हीट अंदर से बाहर निकल रहा है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होने की कोशिश हो रही है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं मानते हैं, हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे मान लो 10th क्लास नहीं 9th क्लास में एक चीज पढ़ा था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस सर। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एक छोटा सा ग्राफ शायद ध्यान होगा, हम बताए भी थे और नॉर्मली यस कंसीडर सर, भी किया जाता पहले है इंक्रीज कैसा है। करेगा फिर कांस्टेंट पे इंक्रीज करेगा। हाँ, है ना, एग्जैक्टली तो जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, क्यों? क्योंकि हम लोग हीट देते हैं तो सारा का सारा पार्ट कन्वर्जन में चला जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली एक रिएक्शन ही है, लिक्विड वाला पार्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड वाला पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एक रिएक्शन है। भले यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, बट ऑल्दो एक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम लोग स्टेट वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। फेज का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा तुम लोगों को। ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, फेज वाला जो पार्ट है ना, उसका डिफरेंस तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ पे मेंशन करेंगे भी कि फेज और स्टेट में क्या डिफरेंस है। लेकिन इन जनरल कभी भी जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एक चीज देखना, कहीं का भी रिएक्शन पलट के देखो, उसमें हमेशा एक टेम्परेचर मेंशन कर रखा होता है, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखना कि रिएक्शन में अगर रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमेशा रिएक्शन वाला पार्ट एक कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे होता है। इनफैक्ट होता भी ऐसा ही है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग का प्रोसेस है उसका टेम्परेचर डिप कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, अलग चीज है, बट जब तक रिएक्शन होता है तो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर ही लेकर के चल रहे होते हैं। और उसमें एक और भी चीज होता है, जैसे ऑल्दो ये पार्ट अभी डिस्कशन करने का तो नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग इंथैल्पी के टर्म में बोल सकते हैं। ये जो इंथैल्पी चेंज होता है ये बोला जाता है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं होता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। केवल एक जगह हम लोग ये छोटा सा इक्वेशन पढ़ेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन, जो ऐसे फिजिक्स का पार्ट होता है किरचॉफ, लेकिन सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन केमिस्ट्री में आता है। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ डेल्टा एच भी चेंज हो सकता है। मतलब हो सकता है रूम टेम्परेचर पर आयनाइजेशन एनर्जी अलग हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट अलग हो, होना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलना है, अगर 100 डिग्री पे जाएंगे तो पहले से उसको एनर्जी मिल रखा होगा, तो हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़े ना बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मान के चला जाता है कि डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, हम लोग जब भी कभी बोलेंगे रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के ही काम करेंगे, ठीक है। कभी भी रिएक्शन होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे। तो इस केस में जैसे हमेशा ये एक्सप्रेशन लेके चलेंगे हम लोग, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से सीधा ये रिलेशन पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू कर सकते हैं। अब पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होना है तो टेम्परेचर को चेंज करो, जो चीज कांस्टेंट होना है, मान लो प्रेशर कांस्टेंट होना है तो उसको हटा दो, तो बचेगा वी वन अपॉन एन वन टी वन, वी टू अपॉन एन टू टी टू। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होना है तब उस केस में आराम से पी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन एन टू टी टू। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना है तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। जो तुमको एक्सप्रेशन चाहिए सीधा यहाँ से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। बॉयल्स लॉ में पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू था, या फिर चार्ल्स लॉ वाले पार्ट में क्या था, या फिर गेलुसैक लॉ में क्या था, उसको याद मत रखना, बस थियोरेटिकल लैंग्वेज में उस पार्ट को याद रखना कि ये तीनों लॉ क्या थे। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त हमेशा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की तरफ से काम करो, या सीधा पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू। कॉन्स्टेंट क्या है उसको हटा दिया, बचा क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चन वाले पार्ट को आराम से सॉल्व करते हुए काम कर सकते हैं। सवाल बहुत सिंपल सा होगा, बट इन कंसिडरेशंस को ध्यान रखना, अगर इस तरह का घटिया सवाल आता है तो टाइम एकदम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सवाल का एक पार्ट ये चीज हो सकता है ऐसा सवाल का एक पार्ट हो, और नीट में डायरेक्टली सवाल होता है, मतलब नीट में यही पार्ट डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। टाइम नहीं खराब होना चाहिए इसमें, सीधा रिलेशन, जैसे बोले ना प्रेशर 3 गुना घटा तो वॉल्यूम 3 गुना बढ़ेगा, तो 50 की जगह 150 हो जाएगा, तो हम लोग का 100 लीटर का वॉल्यूम हम लोग एक्स्ट्रा एड अप किए हैं, कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग का, या रेगुलर शेप का जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम हम लोग आराम से 100 लीटर के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सवाल तो समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, एक सेकंड रुक जाओ। सर लेक्चर का टाइटल चेंज हो गया शायद, पेज है लेक्चर में सर, जो आप पेज में लिखे हैं वन नोट में, उसका शायद टाइटल चेंज हो गया है, आप उसमें पिक्चर इंसर्ट किए तो। जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो एक क्विक नोट्स होता है, उसमें चला जाता है अपना पिक्चर सारा का सारा। यहाँ पे हमने केमिस्ट्री का जो नोट्स बना रखा है ना उसमें नहीं जाता है, तो इसीलिए वो टाइटल चेंज हो गया, बट ठीक है रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ चलो उसके आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, 3 अच्छा क्वेश्चन है। So 5.26. 5.26 पक्का, बड़े जल्दी सॉल्व कर लिया। मतलब सवाल काफी अच्छा है, नॉर्मली ये चीज, नॉर्मली लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते, 5% का 5% बोल दिया करते हैं, वहां पे एक थोड़ा सा गलती होता है। चलो डिस्कशन करते हैं। So basic maths है। हाँ है तो बेसिक ही मैथ्स है, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स,
मेरे हिसाब से जैसे लोगों का नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री खराब होता है, उन्हीं लोगों का खराब होता है जिनका बेसिक मैथ्स खराब होता है, उनको यूनिटरी मेथड नहीं आता। मोल कंसेप्ट में आधा लोग अलबलाया हुआ रहता है कि क्या चल रहा है सर, कैसे मोल काउंट करे, यही नहीं पता चलता है। वो बेसिक मैथ यूनिटरी मेथड। सवाल में मेंशन किया है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर फॉर अ 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वापस से इस क्वेश्चन में हम लोग का टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट दे रखा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब आराम से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी एक चीज दिया कि हम लोग का जो वॉल्यूम है इसमें जो डिक्रीमेंट है वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो वैसे तुम लोग को पहले भी हिंट दे रखा है, मैंने बोला कि जब भी परसेंटेज का सवाल होगा तो हमेशा क्वेश्चन में 100 मान के काम करना। तो मान लेते हैं प्रेशर 100 है, मान लेते हैं वॉल्यूम भी 100 है, और दूसरे वाले केस में प्रेशर हमको नहीं मालूम कि कितना है, और वॉल्यूम बोला है कि 5% से डिक्रीज कर गया। तो 100 का 5% कितना होगा, तो 100 का 5% 5 होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम 5% से डिक्रीज किया तो 100 की जगह पे 95 हो गया। तो P इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95। ये चीज 105 के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5% डिक्रीज किया तो ये भी 5% इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों तरफ के वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन है। और अप्रोक्सीमेशन में ये चीज हम सिखाते भी है तुम लोगों को कि हम लोग बड़े वैल्यू में कुछ चीज को माइनस करेंगे और छोटे वैल्यू में उतने ही अमाउंट को माइनस करेंगे, तो परसेंटेज की वजह से वेरिएशन आता है, परसेंटेज चेंज की वजह से वेरिएशन आता है। तो जब हम लोग 95 में जाएंगे तो अमाउंट जो है काफी हद से घट गया, तो प्रेशर वाला पार्ट भी काफी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में वैल्यू 5 के बराबर तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो बिल्कुल खत्म है। 10 के बराबर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 95 अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर। तो अगर 100 को 95 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम लोग का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा भाई, 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो उस केस में अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ सकता है, 101, 102, 103, 104, 105, इस टाइप का कुछ वैल्यू निकल के आ सकता है। तो उस केस में हम लोग अगर 105 के अराउंड रखेंगे ये वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसका जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग का जो वैल्यू है वो 105 पॉइंट समथिंग के अराउंड निकल के आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कराने के 4 ऑप्शन दे रखे अपने तो पास। फोकस अरेस्ट ऑन नहीं किए हैं आप? क्या नहीं किया? फोकस अरेस्ट ऑन नहीं किए हैं? फोकस असिस्ट ऑन नहीं किया मतलब? तब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा था आपका। अरे हम स्क्रीन शेयरिंग कर दिया ना पूरा, क्या किया भाई, चलो। तो इस केस में जैसे हम लोग का जो आंसर है वो आराम से हम लोग सी के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स से, बट ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, सवाल सॉल्व करते वक्त पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस केस में हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट फिर से दे रखा। बॉयल्स लॉ से हमको मतलब नहीं है, बस टेम्परेचर कांस्टेंट है और कुछ मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी कांस्टेंट होगा। आर तो पहले से कांस्टेंट है, ऐसा बोलते हुए चल ही रहे हम लोग। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वहां से इसका कैलकुलेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। तीसरा एक हम डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ऑल्दो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और शायद से, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक ठीक सवाल है ये। अभी मैसेज दिख रहा है क्या? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अरे यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। सर नीचे पी क्या है? नीचे पी। यही चीज तो सिखाना है इसमें, बाकी तो सब चीज सेम है। जैसे कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा होगा, स्पेशली केमिस्ट्री में इस तरह की बात करते हैं हम लोग। कभी भी जैसे मान लो डीपी बाई डी डीवी बाई डी टी दे रखा है मान लो ऐसा, और यहाँ पे पी दे रखा, इसका मतलब हम लोग वॉल्यूम को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। ठीक है, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन देगा तो इस केस में ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कुछ दे रखा है, मतलब इस चीज को कांस्टेंट रखते हुए काम कर रहे हैं। तो जैसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है। हाँ जो उतना समझ आ रहा है तुमको ये चीज? यस सर।
ओके जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया, पी कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो कांस्टेंट है उसको उठा के सामने लेके चले गए। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, मतलब वी इज इक्वल टू के टी कंसिडर कर सकते हैं। निकालना क्या अपने को, डी वी बाई डी टी। तो हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ सर कुछ रिस्पेक्ट लिख टू। रहे हैं क्या? अरे यार आ, चलो ध्यान दो। इस केस में जैसे नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैसे भी चेंज करने वाले इस चीज को, हम लोग बोले भी है, डिस्कशन भी की कि हम लोग का लेक्चर जो होगा ना उसको हम लोग पहले से ही सारा कुछ प्लान करके रख लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस कराने हैं, क्योंकि उससे शेयरिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। चलो ध्यान दो, जैसे डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में ब्रैकेट के बाहर अगर पी दे रखा है इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग का एक्सप्रेशन में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दे रखा। तो इस केस में पी कांस्टेंट है, एन और आर तो पहले से कांस्टेंट था, इसको उठा के दूसरी साइड ले गए तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ गया, मतलब v इज इक्वल टू के टी। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन वाले पार्ट में हर जगह डीवी बाई डी टी ही दे रखा था, जैसा तुमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। तो उस केस में हर जगह डीवी बाई डी टी निकालना है, तो अगर हम लोग इस v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dv बाई डी टी, तो सामने वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, और kt वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर निकाले तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हम लोग बाहर के तो लिख करके चल सकते हैं, यहाँ से dt डिवाइडेड बाई dt कर सकते हैं। तो dx बाई dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चीज 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन वाले पार्ट में एग्जैक्टली हम लोग यही चीज मेंशन करके चल रहे हैं। हम लोग का dv बाई डी टी वाला पार्ट क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। और इस तरह का आगे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह पे एप्लीकेशन आएगा। इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह पे ऐसा कांस्टेंट करके एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरह का एक्सप्रेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। एक हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑल्दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल में दे रखा था हमको जहां तक ध्यान है, ट्राई करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उस चीज को ट्राई करके देखना। शायद यही नहीं, ये नहीं है। हाँ ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 3, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन अगर चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा सवाल है तो टाइम लगेगा, मतलब 4 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। आराम से पेशेंटली सोचो, सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थर्मोस्टेट क्या होता है? जो हम ओवन बोले थे ना, एग्जैक्टली उसी टाइप का चीज होता है थर्मोस्टेट। जैसे अगर हम लोगों को किसी भी एक चीज को एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना होता है, तो हम लोग थर्मोस्टेट के अंदर उस चीज को आराम से रख सकते हैं। जो हम लोग ओवन के जैसा बोले थे ना स्ट्रक्चर की, एक बीकर को हम ओवन में रख दिए, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का चीज है थर्मोस्टेट। हम लोग वाला जो टेस्टिंग पोर्टल है उसमें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करता है ना, उसमें तुम लोग को लीडर बोर्ड दिखाई देता है?
लीडर sir. बोर्ड में कितने लोग हैं उसमें Yes, sir. देखना है। एक स्टूडेंट है किरण कुमावत नाम की, तो शायद 12th मेडिकल में है इस साल, जो 12th मेडिकल या फिर 12th पास आउट की थी। तो हम ऐसे ही कल हम लोग कॉल करवाए थे उन लोगों को, 2-3 स्टूडेंट थे जो अननोन टाइप के स्टूडेंट थे, कॉल करवाया कि चलो ठीक है, अगर इनको डाउट वगैरह हो गया, लोग काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाउट वगैरह होगा तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं, डाउट वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जयपुर की निकली, मेरे किसी फ्रेंड के मतलब मेरे किसी फ्रेंड, मेरी कोई फ्रेंड है, उसके भैया उसके फ्रेंड है, वो हम लोग का लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके हम लोग का पोर्टल रेगुलरली यूज़ करती है, और पढ़ कर आ रही है वो एलन में, मतलब पढ़ करके एलन से जस्ट निकली है। कल उससे बात हुआ तो बोले सर आप लोग हिंदी में क्वेश्चन नहीं डाल सकते हैं क्या, वो हिंदी मीडियम की है। बोले हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से डालेंगे यार, हम लोग इंग्लिश ही में डालना मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए अभी। लेकिन अच्छा लगे, चलो ठीक है, कोई एलियन का स्टूडेंट हम लोग का पोर्टल यूज कर रहा है, उसको काफी अच्छा लगा। वो जो प्रैक्टिस टेस्ट वाला फीचर है वो बोले कि सर वो चीज बहुत अच्छा है, हम कोई भी टॉपिक है छोटा छोटा 10-10 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस टेस्ट बना करके फटाफट रिवीजन कर ले, मतलब सुबह से शाम तक। बोलते हैं कि हम सुबह से शाम तक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का बनाते चले जाते हैं, पूरे एक दिन में मेरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाता है, एक दिन में बायो रिवाइज हो जाता है। तो अच्छा लगा सुन करके हम लोगों को कि चलो ठीक है, कहीं तो हम लोग एलियन वालों से आगे निकले अभी। ढंग से पढ़ो सवाल, क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और उसका आंसर क्या है, आंसर हम मेंशन कर देते हैं, 1 मिनट। आंसर है 4/7 ATM। प्रेशर वाला पार्ट 4/7 ATM, और अमाउंट ऑफ H2 गैस तो कुछ मेंशन नहीं किया है, एक सेकेंड, एक्स मोल ना 4/7 और 5/7 3/7, ओके। एक कंटेनर में अमाउंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 3/7 के बराबर, और दूसरे कंटेनर में अमाउंट है 4/7 के बराबर। बाकी ट्राई करके देखो क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ढंग से ट्राई करके देखो। फिर क्या बताना है इसमें? देख तो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, डिटरमाइन फाइनल प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ H2 गैस इन ईच फ्लास्क। तो बना क्या रहा है इतने देर से, फिर क्या बताना है इसमें। सर 0.57 होगा क्या एक में? 0.57 यार 4/7 का मतलब कितना हो गया, 0.735 और हाँ ठीक है 0.57 अप्रोक्सीमेटली 0.57, तो दूसरा वाला पार्ट हो जाना चाहिए 0.1 मूल दे रखा है सवाल में, तो 0.43 अप्रोक्सीमेटली, 43 या 42 ले सकते हैं उसको। हाँ हाँ यही आया। हाँ ठीक है। सर एक में आएगा 0.7 इंटू 0.57, एक में आएगा 7 इंटू 0.57। 0.7 इंटू 0.57। आंसर तो 4/7 ATM दे रखा है, देख लेते हैं आंसर। हाँ
4/7 ही दे रखा है। नाउ अप्लाई डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर इन ईच फ्लास्क। अच्छा, एक में 4/7 के बराबर है तो दूसरे वाले केस में क्या दिया है 4/7 PATM? एक में आएगा नहीं आएगा, ऐसा गलत बोल रहा है। डिटरमाइन फाइनल प्रेशर बोला, अभी तो ये चीज का हिंट दे ही दिया कि दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग आपस में। अगर दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का प्रेशर सेम ही होगा, जो भी प्रेशर होगा सेम होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। इसीलिए यहाँ पे एक आंसर दे भी रखा है 4/7, मतलब 0.57 के बराबर ही होगा आंसर, 0.57। सवाल मतलब मुश्किल नहीं है, बट सवाल में चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट दे रखा है, वो लैंग्वेज वाला पार्ट में केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी मेरे हिसाब से सिंपल सवाल है। जैसे एक तो वही थर्मोस्टेट वाला पार्ट क्या होता है, ये चीज मेंशन किया, इसमें बोला है 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब। तो जब भी कभी नैरो ट्यूब देगा जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा तो उस कनेक्शन का वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। कंटेन्स 1 मोल ऑफ H2 गैस एट 300 केल्विन एट 0.5 एटमॉस्फेयर। मतलब 2 कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम दे रखा है, और ऐसा मेंशन किया है कि दोनों का मिला करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट 1 मोल के बराबर है, और उसके अलावा टेम्परेचर वाला पार्ट 300 केल्विन के बराबर और प्रेशर वाला पार्ट 0.5 ATM के बराबर। ये इनिशियल कंडीशन अपना दे रखा जो हम लोग को लेकर के चलना था, सबसे पहला पार्ट। फिर उसके बाद हम लोगों का आगे ऐसा मेंशन किया है, एक मिनट, हाँ, आगे ऐसा मेंशन किया है, नाउ वन ऑफ द फ्लास्क इज इमर्स्ड इन अ थर्मोस्टेट मेंटेन्ड एट 400 केल्विन एंड अदर वाज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो ऐसा मेंशन कर दिया कि जो हम लोगों का कनेक्टेड फ्लास्क था उसमें से एक को तो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, 300 केल्विन पे था, 300 केल्विन पे छोड़ दिया, बट दूसरे को हम लोग एक थर्मोस्टेट के अंदर डाल दिए जिसका टेम्परेचर 400 केल्विन के बराबर था। तो बेसिकली एक ओवन के अंदर डाल दिए जिसका टेम्परेचर 400 था, तो उस कंटेनर का जो थर्मोस्टेट के अंदर है उसका भी टेम्परेचर 400 केल्विन हो जाएगा। तो इस केस में जैसे मान लो कि अगर हम लोग सिस्टम को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाए मतलब बेसिकली हीट किए, तो हीट करने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ गैस आराम से दूसरे वाले में चला जाएगा, तो प्रेशर फिर से घट जाएगा। तो प्रेशर का एडजस्टमेंट होता रहेगा जब तक कि फाइनल प्रेशर एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो जितना प्रेशर एक कंटेनर में आएगा, कनेक्शन होने पे हमेशा दोनों कंटेनर में इक्वल प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जैसा भी बोला कि प्रेशर वाला पार्ट जो है वो बढ़ेगा, तो उसको घटाने के लिए मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो गैस दूसरे साइड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 10th क्लास में या सॉरी 9th क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, तो पार्टिकल्स यहाँ से डिफ्यूज करके दूसरी साइड चले जाएंगे। तो जब तक दोनों तरफ का प्रेशर बराबर नहीं होगा तब तक गैस एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेंगे ही करेंगे, मतलब पार्टिकल्स डेफिनेटली कम होंगे। तो पहले 1 मोल था, तो अगर मान लो दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, अगर तीनों चीज सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो पहले वाले केस में 0.5 मोल, दूसरे वाले केस में भी 0.5 मोल के बराबर का नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। फिर जैसे ही हम लोगों का प्रेशर वाला पार्ट बढ़ना शुरू हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, तो जिस साइड थर्मोस्टेट लगाया है वहाँ नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, तो जिस साइड थर्मोस्टेट वाले पार्ट को हम इंक्रीज किए, मतलब ये सॉरी थर्मोस्टेट, क्या हो गया आदित्य आर्यन? तो कुछ नहीं सर, बीच में आवाज चल गया था तो बोलने आता आवाज चल गया, तब तक मैं शिफ्ट दबा रहा था, एंटर कर दिया। अच्छा चलो बढ़िया। तो इस केस में जिस साइड थर्मोस्टेट लगाए उधर साइड से प्रेशर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मूव्स कम होगा, दूसरी तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो पहले साइड में हम लोग को मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मूव्स वाला पार्ट कुछ ना कुछ कम हुआ, मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ मूव्स के बराबर का वैल्यू निकल के आया, और दूसरे वाले केस में उतना ही पार्ट एड अप होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर ये कंसिडरेशन लेके चले 0.5 दे रखा, इसमें से कुछ पार्ट घट गया, तो जितना पार्ट इधर घटेगा एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट दूसरे साइड एड अप होने वाला है। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं, मतलब दूसरे वाले केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस एक्स के बराबर होगा, ये चीज़ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों कंटेनर को रिलेट करें तो इन दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं है। तो इस केस में PV अपॉन NT वाला पार्ट, मतलब P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, कट गया, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। तो 0.5 माइनस एक्स
0.5 प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.5 माइनस एक्स, सामने वाले पार्ट में 0.5 प्लस एक्स, और टेम्परेचर वाला जो पार्ट है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है 400 के बराबर, दूसरे वाले साइड में 300 के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों का जो टोटल वैल्यू आना है एक्स का, एक्स वाला पार्ट कितना नंबर ऑफ मोल्स घट गया, अगर उसका वैल्यू निकाले तो इसके इसमें कितना आना चाहिए भाई, 2 माइनस 4x, सामने वाले पार्ट में 1.5 प्लस 3x, तो इसके हिसाब से 1.5 और इधर लेके जाएंगे तो 1/14 आ रहा है, x इज इक्वल टू, ओके ठीक है। तो 4/, अच्छा सवाल में x तो कितना घटा ये चीज़ है, बट सवाल में ये पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ H2 गैस इन ईच फ्लास्क, कितना अमाउंट है। तो पहले वाले केस में 0.5 माइनस एक्स है, मतलब हाफ माइनस 1/14 के बराबर वैल्यू है। तो हाफ माइनस 1/14 कितना हो जाएगा भाई, 7 7/2, ठीक है, 3/7 के बराबर वैल्यू आ गया। ये तो पहले वाले केस में हो गया। तो जैसे एक चीज बोल सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर था और एक तरफ 3/7 है, तो दूसरे तरफ कितना होगा, तो आराम से 4/7 के बराबर का वैल्यू ले सकते हैं। तो जिधर हम लोग का फ्लास्क में टेम्परेचर बढ़ा था उधर नंबर ऑफ मोल्स 3/7 के बराबर और दूसरे साइड नंबर ऑफ मोल्स 4/7 के बराबर हो गया। ये तो पहला पार्ट कंसिडर किया है। लेकिन अभी हम लोग को प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एक चीज़ मालूम पड़ गया कि ये जो दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में हम लोग का टेम्परेचर वाला पार्ट सेम है, वॉल्यूम वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन प्रेशर चेंज हुआ था और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ था। तो सेम एक्सप्रेशन फिर से P1V1 अपॉन N1T1, तो जब P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2 अप्लाई करेंगे, तो इस केस में टेम्परेचर पहले भी 300 था, अभी भी 300 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम अभी भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रेशर इनिशियली 0.5 ATM के बराबर था और अभी प्रेशर वाला पार्ट निकालना है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 0.5 के बराबर था और अभी नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट हम लोग के पास 4/7 के बराबर है। तो 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू 4/7 आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही सवाल में दोनों बार ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ी, लेकिन पहली बार जब अप्लाई किए तो दोनों कंटेनर की इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के हिसाब से किए, क्योंकि कनेक्टेड था कंटेनर। लेकिन जब दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना था तो हम लोग एक ही कंटेनर के ऊपर अप्लाई करके भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिए कि एक कंटेनर के पार्टिकुलर वॉल्यूम में ये वेरिएशन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी वेरिएशन के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज इसमें लंबा है और थोड़ा प्रोसेस पहली बार सीख रहे हैं तो इसीलिए डिफिकल्ट हो सकता है लगे, बट अदरवाइज सवाल ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ऑल्दो अब इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, मतलब इतना ये सब सिंपल सवाल की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग वापस से आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट में। लेक्चर 1 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज लेक्चर 2 का टाइम है। 1 मिनट। आज हम लोग सबसे पहले ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अच्छा नहीं, उससे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आराम से ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। मतलब जो इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस है उसका हम लोग के प्रेशर से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये चीज़ तो मालूम है कि रिलेशन तो होता है डेफिनेटली प्रेशर से, क्योंकि बच्चों ने भी पढ़ा था कि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जिधर हायर प्रेशर उधर से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। बट कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं उस प्रेशर वाले पार्ट से, उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला पार्ट हो गया अपना डाल्टन्स। हाँ बोलो सर। पिछला क्वेश्चन में जो था एपरेटस हम लोग के पास, इसमें हम लोग ट्यूब से कनेक्ट किए थे हाँ, 2 फ्लास्क को, तो उसमें प्रेशर चेंज क्यों नहीं होता है? 2 फ्लास्क को जब कनेक्ट किए तो प्रेशर चेंज क्यों नहीं हुआ था? प्रेशर तो चेंज हुआ था जैसे हम लोग इधर का टेम्परेचर बढ़ाए। नहीं सर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तब। तो जैसे शुरुआत में 0.5 और 0.5 था, है ना, तो अभी yes, तो दोनों में अच्छा ये बोल रहा है कि दोनों में अलग अलग प्रेशर क्यों नहीं है? यस सर। तो ये अलग अलग प्रेशर, जैसे यहाँ तो ऐसा बोल सकते थे हम लोग कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है,
तो इस केस में नॉर्मली जैसे प्रेशर चेंज नहीं होने का रीजन डिफ्यूजन समझ लो अभी के लिए। डिफ्यूजन का बेसिक मतलब सुना है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। और वो प्रेशर का डिफरेंस भी जब होता है तो हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक पल को, हमको नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ मूव्स है, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल लेते हैं कि एक पे 2 ATM प्रेशर और एक में 1 ATM प्रेशर है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे इसको एक स्टॉपर से रोक रखा है, ऐसा वैसे कंसिडरेशन है। जैसे ही स्टॉपर को हटाए तो जिधर ज्यादा प्रेशर है इधर के पार्टिकल्स कम प्रेशर वाले साइड में मूव करेंगे। यस और सर। क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मूव्स है, तो अगर दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल्स आएंगे तो नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए। और प्रेशर तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। प्रेशर डिफरेंस जीरो होगा मतलब किधर भी ज़्यादा कम प्रेशर नहीं है, तो पार्टिकल मूव करना बंद कर देंगे। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या, दोनों सेम प्रेशर पे आ जाए। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर सुना होगा। हीट ट्रांसफर कभी सुना है ना, 9th क्लास 10th क्लास में होता है कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करता है। यस तो जब तक, जैसे मान लो कि अगर एक रॉड है, उस रॉड को हम लोग हीट करते हैं, यहाँ से क्यू हीट, एक ही कॉर्नर को हीट करते हैं। तो जब तक पूरा का पूरा हीट कांस्टेंट ना हो जाए सब तरफ, तब तक एग्जैक्टली हीट फ्लो करता रहेगा। जिधर हायर टेम्परेचर हो उधर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट मूव करेगा। हम लोग वहाँ पर टर्म यूज करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। जब तक वो प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा, मतलब डेल्टा वाला पार्ट रहेगा, डेल्टा पी रहेगा, तब तक पार्टिकल्स मूव करेंगे ही करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्रेशर होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स को कोई ढकेलने की कोशिश कर रहा है, अपने से ज़्यादा दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस बात, जैसे मान लो हम लोग बलून को प्रेस करते हैं तो बलून दूसरे शेप में जाने की कोशिश करता है, उसका वॉल्यूम दूसरे डायरेक्शन में एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। तो अगर एक सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा है तो अपने पार्टिकल्स को, अपने मतलब वो जो पार्टिकल्स उस सिस्टम के अंदर है वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, कोलिजन वगैरह सबका रेट काफ़ी हाई होगा। तो अपने से दूर जाके अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आराम से बैठना चाहेंगे। तो उस केस में दूसरे कंटेनर में मूव कर रहे होंगे, तो तब तक मूवमेंट होगा जब तक कि प्रेशर एग्जैक्टली सेम ना हो जाए। इसीलिए जब भी दो कंटेनर से, दो से ज़्यादा भी, जैसे एक स्टैंडर्ड सवाल होता है, हम अपनी लाइफ में कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए, इस तरह का एक सवाल होता है, देखना कहीं भी तुमको सवाल मिल जाएगा ऐसे। ऑल्दो ये मैथ्स का सवाल है, प्योरली केमिस्ट्री का सवाल नहीं है, फिजिक्स का भी सवाल नहीं है। इस तरह का एक एपी या जीपी टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है कि पहले वॉल्यूम वाला पार्ट मान लेते हैं 10 लीटर था या फिर 100 लीटर था, फिर उसके बाद 100 लीटर के बाद 10 लीटर हो गया, 10 लीटर के बाद फिर 1 लीटर हो गया, 0.1 लीटर हो गया, इस टाइप से एक फॉर्मेशन हुआ। तो उसके इसमें फाइनल प्रेशर कितना है, शुरुआत में यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखे थे, फिर जब ये स्टॉपर खोले और ये जो चीज़ है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा हुआ होता है ना तुम लोगों में कि अगर हम लोग ये जीपी का सम्मेशन करते हैं तो क्या होता है? इनफिनिट जीपी। यस सर। हाँ, इनफाइनाइट जीपी, तो वैसा ही होता है। ये मैथ्स का प्योर सवाल होता है, ये मतलब केमिस्ट्री का सवाल नहीं है, और मेडिकल के लिए तो बिल्कुल काम करनी है। ऐसा इनफाइनाइट जीपी होता है कि शुरुआत में यहाँ कुछ प्रेशर था, अब यहाँ से स्टॉपर हटा दिए, तो ये जो इनफाइनाइट कंटेनर का सीरीज आया है, इस सीरीज में किस तरीके से प्रेशर, मतलब जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करो। तो जब भी चीज़ें कनेक्टेड होंगी तो हमेशा हायर प्रेशर के तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे ही, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर एग्जैक्टली सेम ना निकल के आ जाए, ठीक है। चलो यस ध्यान सर। दो, जैसे हम लोग जब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाले पार्ट की बात करते हैं, तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं, जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर भी रहे थे कि पार्शियल प्रेशर वाले पार्ट में मतलब प्रेशर का ग्रेडियंट होता है, तो एक्चुअल में प्रेशर का भी ग्रेडियंट नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। केवल प्रेशर बोलना भी गलत चीज़ है, पार्शियल प्रेशर बोलना ज़्यादा एग्जैक्ट टर्म होता है। अब उसको ऐसा समझ लो, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं और दोनों नॉन रिएक्टिंग नेचर के हैं, ठीक है, रिएक्शन नहीं कर सकते। तो जब दोनों नॉन रिएक्टिंग नेचर के होंगे, मान के चलते हैं कि ए वाले पार्ट का प्रेशर पी ए के बराबर है और बी वाले पार्ट का प्रेशर पी बी के बराबर था, मान के चलते हैं। तो उस केस में अगर एक ही कंटेनर के अंदर दो पार्टिकल्स रह रहे हैं या दो डिफरेंट टाइप के गैसेस रह रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों का अपना खुद का प्रेशर हो सकता है। टोटल प्रेशर में भले वो कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में भी हम लोग हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का कंट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। तो सेम टाइप से अगर एक मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं,
तो हर एक कंपोनेंट का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, उन सारे प्रेशर को ही हम लोग एड अप करके, क्योंकि प्रेशर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा गैस होगा उतना ज़्यादा दीवार से कोलिजन करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप कराएगा, उतना ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा, मतलब प्रेशर होगा। तो हम लोग उन सारे के सारे गैसेस के प्रेशर्स को एड अप करके आराम से नेट प्रेशर निकाल सकते हैं। और ये जो गैसेस का एक एक गैसेस का जो प्रेशर है, मतलब इंडिविजुअल गैसेस के जो प्रेशर्स हैं, इन प्रेशर्स वाले पार्ट को ही हम लोग पार्शियल प्रेशर बोला करते हैं। जैसे ए है अगर पी है तो उस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोला बोला जा सकता है इस चीज़ को, नीचे वाले केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोला जा सकता है। तो जब भी कभी एक मिक्सचर होगा तो हर एक गैस का अपना जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, जिसमें अगर मान लेते हैं पूरे कंटेनर का प्रेशर पीटी के बराबर है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में एक छोटा सा पार्ट बताया था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और मोल फ्रैक्शन को हाँ Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके काम करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर एक कंटेनर है, लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी किया था कि अगर एक कंटेनर है तो कोई भी इसके अंदर अगर एक गैस होगा तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। और हम लोग केमिस्ट्री में और आइडियल सिचुएशन में गैसेस को पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। तो ए वाला पार्ट भी पॉइंट मास है, बी वाला पार्ट भी पॉइंट मास है। पॉइंट मास का कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऑल्दो होना चाहिए, और इस टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम हो सकता है, तो यही है ना लेकिन आइडियल गैस का डेफिनेशन? हाँ आइडियल गैस का यही डेफिनेशन होता है। मतलब आइडियल गैस रियल गैस से कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये पॉइंट मास वाले पार्ट से रिलेट करते हैं हम लोग। तो इस केस में अगर ए और बी पॉइंट मास है तो दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ए वाले पार्ट के लिए भी पूरा कंटेनर का वॉल्यूम फ्री है, बी वाले पार्ट के लिए भी पूरा कंटेनर का वॉल्यूम फ्री है। मतलब ए वाले पार्ट के लिए वॉल्यूम वी के बराबर बोलेंगे, बी वाले पार्ट के लिए वॉल्यूम वी के बराबर ही बोलेंगे, पहला चीज। दूसरा, ए वाले पार्ट के लिए क्योंकि सिस्टम में ए और बी कॉमन है, मतलब जो टेम्परेचर ए को फील होगा वही टेम्परेचर वाला पार्ट बी को भी फील होगा, तो टेम्परेचर भी दोनों का सेम है एग्जैक्टली। नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट मान के चलते हैं कि Na के बराबर है, और दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स Nb के बराबर है, ऐसा मान के चल लेते हैं। तो अगर हम लोग केवल ए वाले पार्ट के लिए PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करें तो ए गैस का प्रेशर क्या है, PA के बराबर, वॉल्यूम तो V के बराबर था, और नंबर ऑफ मोल्स Na इंटू RT के बराबर ले सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर बी वाले गैस के लिए हम लोग यही इक्वेशन अप्लाई करें, PV इज इक्वल टू nRT, तो बी गैस का प्रेशर PV के बराबर इंटू वॉल्यूम वाला पार्ट V के बराबर और नंबर ऑफ मोल्स NB इंटू RT आराम से लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन और 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इस केस में V कॉमन होगा, अगर V कॉमन हो गया तो उसकी वजह से PA प्लस PB निकल के आएगा वैल्यू। और उसके अलावा ऑल्दो हम लोग PA PB को स्मॉल p से लिखा करते हैं, कैपिटल P से नहीं लिखा करते हैं, पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए हमेशा स्मॉल p यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। इनटू V सामने वाले पार्ट में Na प्लस NB इंटू RT मेंशन कर सकता है। तो अगर ढंग से देखो तो PA प्लस PB अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था टोटल प्रेशर होता है PA प्लस PB। तो इस केस में ये पार्ट तो हम लोग का टोटल प्रेशर हो गया इनटू वॉल्यूम और Na प्लस NB। तो अगर एक कंटेनर के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट है जिसमें A का नंबर ऑफ मोल्स Na के बराबर है, B का नंबर ऑफ मोल्स NB के बराबर है, इस चीज को टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं इनटू RT। ये वाला पार्ट हम लोग इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो V कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई P टोटल, और सामने वाले साइड में RT कैंसिल आउट होगा, बचेगा मेरे हिसाब से Na डिवाइडेड बाई NT। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई NT क्या होता है ये चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो अगर सेम चीज हम लोग 1 डिवाइड के जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 3 में क्या आता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। ये हम लोग का A का पार्शियल प्रेशर हो गया। तो सिमिलर टाइप से पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। ये एक फॉर्मूला हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक छोटा सा चीज़ देखो, जैसे ये सवाल जो है हम तुम लोग को स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, ये सवाल ऐसा नहीं है कि मेंस में या फिर एडवांस में आ रखा है, केवल ये सवाल नीट में भी साल दर साल रिपीट हुआ है। ठीक है, हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम लोगों को।
उसका लैंग्वेज बस देखते जाना, तुमको मालूम पड़ेगा कि ऐसे स्टेट में साल दर साल सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और नीट में भी एग्जैक्टली सवाल रिपीट हो रखे हैं। जैसे सवाल दिखा रहे हैं, मान लो ऐसा दे रखा, आ गया भाई, ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10, equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container, the fraction of total pressure exerted by oxygen। ठीक है, ये सवाल आ रखा, ऑल्दो हम लोग केवल 2010 तक का ही पेपर इसमें डाल रखे हैं। एक ये सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 10, तो उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर। अब एक चीज देखो, यहाँ जेई 9081 का सवाल है और ये तुम्हारे AIEEE का 2007 का सवाल है। अब पहले भी बोलते तुम लोग का जेई एडवांस का पेपर AIEEE में या फिर नीट में एम से फॉलो होता है या फिर क्वेश्चन फॉलो करते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं। इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, सेम चीज, सेम टेम्परेचर, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे भी ये चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 6, equal weight of methane and hydrogen are mixed in an empty container, the fraction of total pressure exerted by hydrogen is। ये भी 1984 में पूछ रखा है। ऑल्दो अब ये सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से बहुत सिंपल सवाल है। जेई एडवांस के हिसाब से 1984-85 के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट सवाल कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात उस टाइम इतना भी नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ करता था, तो भी अच्छा चीज है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 देखो, equal weight of ethane and hydrogen are mixed, the fraction of total pressure exerted by hydrogen is। तो 3 बार तो यही सवाल एग्जैक्टली रिपीट हो रखा है जो तुम लोग को मेंशन किया है, मतलब सेम सवाल है, केवल फ्रैक्शन वाले पार्ट को मेंशन करते चल रहे हैं। तो ये सवाल आराम से आ सकता है, नीट में भी ये सवाल 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हो रखा है आराम से। तो इसीलिए इस तरह का एक जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से आराम से रिलेट कर सकते हैं। सवाल में पूछा फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, तो जैसे मोल फ्रैक्शन बोलते थे, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कुछ लिख रहे हैं क्या, आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, अरे यार, हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना होता था, तो मोल फ्रैक्शन में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हम लोग करते थे। तो फ्रैक्शन का बेसिक मतलब तो बचपन से ये पढ़ रहा है ना, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उस पार्टिकुलर स्पीसीज का अमाउंट बाय टोटल अमाउंट। तो अगर प्रेशर का फ्रैक्शन निकालना है तो इस केस में जिस गैस का प्रेशर का फ्रैक्शन निकालना है उसका प्रेशर ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये चीज बेसिकली मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मोल या फिर मोल फ्रैक्शन। उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 4 बार सवाल पूछा जा चुका है, 3 बार तो जेईई एडवांस में पूछा है, 1 बार मेंस में दिखाई दे रहा है और नीट में भी 3-4 बार सवाल पूछा जा चुका है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको ध्यान रखना होता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बाकी हम तुमको वही क्वेश्चन शो कर देते हैं, एक बार ट्राई करके देख लो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक है। केवल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम टाइप के थे उसमें। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, ट्राई करके देख लो और पेन मत चलाना, सोच के देखो दिमाग में क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, कोई पेन बिना चलाए हुए कैलकुलेशन करना, बहुत घटिया सवाल है, इतना कैलकुलेशन दिमाग में किया करो। क्या होना चाहिए आंसर बताओ? सी। सी? सी तो ऐसे नहीं ही होगा अंदाजे यार, तुक्का मार रहे हैं। बट नालायक 1/2। 1/2? बहुत नालायक लोग है भाई तुम लोग। अरे अगर इथेन का और हाइड्रोजन का मास सेम है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और तो इसीलिए उसका फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर भी ज्यादा होगा।
तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता और हाफ हाफ भी नहीं हो सकता। इक्वल वेट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल एकदम नहीं होने वाला है। डी। डी ऑप्शन, ये तो डायरेक्टली आंसर डी ऑप्शन बोल सकते थे बिना कैलकुलेशन के। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता कि वेट इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो नहीं सकता। H2 का नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ज्यादा होगा, तो H2 का मोल फ्रैक्शन भी हमेशा हाफ से ज्यादा निकल के आएगा। पहला ऑप्शन छूट गया, दूसरा ऑप्शन तो एकदम पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी हाफ से ज्यादा वैल्यू नहीं है तो रिजेक्ट हो गया। बचा अपने पास लास्ट ऑप्शन 15/16। बाकी इस तरह का सवाल मोल कंसेप्ट में बोला है, कभी भी इक्वल वेट देगा तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसके मास के बराबर ही मास मान लो, मतलब मोलर मास के बराबर का मास मान लो। जैसे इथेन का मोलर मास ज्यादा होता है और इथेन का मोलर मास हो गया 30 के बराबर, तो टोटल मास 30 मान लो। उससे एटलीस्ट इथेन का तो 1 मोल निकल के आ गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इथेन का 1 मोल और हाइड्रोजन का क्या है तो 30/2 मतलब 15 मोल, तो टोटल 16 मोल है। और मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा तो 15/16, और फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये सॉरी विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मोल या फिर मोल फ्रैक्शन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। आइए अद्वैत समझ आया? कौन गायब हो गया? अच्छा अद्वैत गायब हो गया है। आदित्य समझ आया ये टॉपिक? यस सर। सर मीथेन की जगह मीथेन लेके बना दिया, 8/9 आ रहा था तो। तुम गजब चपंडुक आदमी है, चश्मा का सर पावर चेंज कराओ। 8/9 होगा क्या मीथेन होता तो? हाँ अगर मीथेन होता तो 8/9 होगा, एक बार देख लेते। जैसे इस तरह का ही सवाल ऊपर दे रखा था ना, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में मीथेन दे रखा है, ऑप्शन देख लो 8/9 दे रखा है उधर। वही पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, तो इस केस में 8/9 दे रखा है वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर में क्वेश्चन दे रखा है 32 नंबर, बस 32 नंबर में मीथेन और ऑक्सीजन को मिक्स किया है और मास इस बार ऑक्सीजन का ज्यादा है और मोलर मास उसी का फ्रैक्शन भी पूछा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा कम निकल के आ जाएगा, ठीक है। खैर उस चीज में हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। जैसे जब भी कभी हम लोग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी दो गैसेस को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमेशा ये लॉ तब अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर रिएक्ट करेगा तो ए और बी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स घट जाएगा, मतलब दोनों के इनिशियली जितने नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे, तो दोनों का प्रेशर ओवरऑल कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर में भी हो सकता है एग्जिस्ट करे, बट अगर रिएक्टिंग गैसेस हैं तो पूरा ही खत्म होगा। जब तक एक कंपोनेंट पूरा ना खत्म हो जाए तब तक रिएक्शन चलता ही चला जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। बट अगर इन केस पूरा रिएक्शन नहीं भी होता है तो भी दोनों का कुछ ना कुछ प्रेशर डिक्रीज करेगा ही करेगा, जिस मोलर रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। जिस रेशियो में मोल्स घटेंगे उस रेशियो में प्रेशर घटेगा, और जो फाइनल प्रेशर आया उसको हम लोग फिर पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग इनिशियल प्रेशर्स को डायरेक्टली ऐड करके फाइनल प्रेशर नहीं निकाल सकते, ये एक चीज का ध्यान रखना। मतलब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऐसा बोलता है कि अगर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को मिक्स करके एक कंटेनर में डालते हैं तो उसमें मेंशन कर लेना 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस जब मिक्स करते हैं, तो इस केस में द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड will be the sum of the individual pressures of all the components present in the mixture, and those individual pressures are called as partial pressures। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होता है। और इसके बाद जो मेन पार्ट हम लोग का डिस्कशन है वो होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ऑल्दो हम लोग डिफ्यूजन को सर, डिस्कस लिख रहे नहीं हैं। करते। सर आप लिख रहे हैं क्या? सर आप लिख रहे हैं? अरे भाई, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एंड बोली इफ्यूजन, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ठीक है। जैसे 9th क्लास में जो पढ़ा था टर्म डिफ्यूजन, क्या सुना था इसके बारे में? डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ molecules of different gases or anything else. इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स है ना, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स तो डिफ्यूजन बोलते हैं। ये वर्ड सुना है कभी? फ्यूजन क्या होता है? No sir. अभी अरविंद सुना है? तुम एक बार सवाल पूछा था मेरे से, ये सवाल एनटीएससी के बुक से कोई सवाल पूछा था, शायद से ओलंपियाड वाले किसी बुक से सवाल पूछा था, यस सर। है ना? यस सर।
क्या होता है फ्यूजन, उस समय बताए थे, तो बताओ अभी। सर याद नहीं आ रहा ढंग से, लेकिन इतना याद आ रहा है कि सर किसी का कोई गैस था जिसका मोलर मास ज्यादा था, और कोई गैस था जिसका मोलर मास कम था, तो फिर जिसका मोलर मास ज्यादा था वो कम वेलोसिटी से फ्लो करेगा, और जिसका कम है वो ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो ये करेगा। तो हम बड़ा लॉजिकल चीज बताए थे, जो भारी होती वो धीरे भागेगा, जो हल्का हो तेजी से भागेगा। ये ये नहीं, फ्यूजन क्या होता है ये बताओ ना। भागने का काम तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो तो याद नहीं है। जिंदगी का उसूल है। जैसे जब हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं, अरे अनु तुमको मालूम है? सर डिफ्यूजन मतलब कि गैस अगर कोई कंटेनर से बाहर निकल के मिक्स हो रहा है, नहीं हाँ, कोई कंटेनर के अंदर आ रहा है, और इफ्यूजन मतलब अगर कंटेनर से बाहर जा रहा है। डिफ्यूजन मतलब कंटेनर के अंदर आ रहा है। हम लोग जो डीओ मारते हैं उसका जो स्मेल आता है अपने पास, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। उसमें कंटेनर के अंदर जाता है गैस, कि कंटेनर के शायद बाहर उल्टा, जाता है। शायद मतलब उल्टा। अच्छा, तो डीओ मारता है तो तेरे शरीर का जो पूरा वो बदबू है वो सारा उसके डीओ के डॉलर डब्बा के अंदर चला जाता है। शायद उल्टा। अच्छा, डिफ्यूजन में उल्टा होता है और इफ्यूजन में सारा अंदर चला जाता है। तो डीओ कौन से प्रोसेस पे काम करता है, डिफ्यूजन पे कि इफ्यूजन पे? कि दोनों पे? फिर डीओ हम लोग मारते हैं तो उसमें पार्टिकल्स कंटेनर के बाहर निकलता है, तो मतलब फ्यूजन होता है ये। उसको डिफ्यूजन बोलेंगे कि इफ्यूजन बोलेंगे? फिर चीज से बाहर के बाहर गैस निकलता है तो पार्टिकल ये से वो फ्यूजन। डिफ्यूज हो रहा है और अंदर से फ्यूज हो रहा है। बाहर से गैस पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है और अंदर से फ्यूज हो रहा है? थोड़ा इलेबोरेट करो, हम समझ नहीं पाए। सर जैसे पार्टिकल्स अगर कंटेनर से बाहर निकला तो हाँ बाहर का पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो रहा है। हाँ, तो उसी में अभी जैसे डेफिनेशन दिया ना यहाँ पे, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस पार्टिकल्स। एक तो तुम लोग पता नहीं कौन सा अंग्रेजी यूज करता है, हमको पता नहीं चलता। आज हम एक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाए थे, देखा था? एक कुछ खाने का सामान था, फल टाइप का, तो देखा था? यस सर। हाँ वो सर, मालूम है तुम में से किसी को क्या है वो? हमको नो देख के सर। लगा पानी फल है, लेकिन श्योर नहीं। हाँ पानी सर, फल? वो पानी? थाली भर के। हाँ, पानी फल नहीं है वो। मैं तो वही सोचा था। पानी फल तो तुम्हारा ये होता है ना शायद से, उसको सिंघाड़ा बोलते हैं शायद से। हाँ यस सर, सर। पानी फल सिंघाड़ा सब बोलते हैं उसको हाँ मेरे नहीं, घर में वो तो। पानी फल नहीं है भाई, वो पानी फल वो वाला है, छोटा छोटा सा उसकी नाला ढेर हाँ, सारा जो कोलाज टाइप का वो बनाते हैं। ये नहीं है। बोकारो में मिलता है, बोकारो में खाए और हर साल खाते हैं। ये गर्मी में ही मिलता है, और वो मतलब मुश्किल से 10-15 दिन मिलता है। कोई नहीं खाया तुम में से ये चीज? ये क्या मतलब कि सिंघाड़ा ही है ना, मतलब कि जो नहीं, बोलते हैं सिंघाड़ा सर नहीं है। दोनों नाम है उसका। नहीं पानी नहीं, फल अरे सिंघाड़ा। पानी फल सिंघाड़ा अलग चीज है, वो अभी नहीं मिलता, वो ठंडे के टाइम पे मिलता है, छठ वठ की पूजा के टाइम पे मिलता है, ये अलग चीज है। अब पानी फल किसको बोल रहे हैं, उसी को ना जिसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है। हाँ हाँ, ये नहीं है वो। हम लोग के घर में इसी को बोलते हैं, बहुत खाया हूँ मैं, हर विंटर में खाता हूँ। इसमें काटा काटा से निकला रहता है, वही ना ये हरा हरा। हाँ हाँ, ये नहीं है भाई, कांटा कांटा से निकला हुआ है, ऐसे कैसे पानी फल बोल देगा इसको? कलर को देख कर डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा है कि उसका अंदर का स्किन जो है थोड़ा वो है, ट्रांसलूसेंट टाइप का है? छीला हुआ आलू भी आइसक्रीम लगता है सर, आप कवर के साथ दिखा रहे थे, कुछ बोल क्यों छीला देते हुआ हैं? आलू तुमको दिख गया वो? मैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एग्जांपल दिया। अरे जोशना, खाइए तुम? हाँ सर खाए, पर नाम याद नहीं आ रहा है सर। नाम याद नहीं आ रहा, इसको कोबा बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। नहीं, हम लोग इसको कुछ और बोलते हैं। कुछ और भी नाम होगा, बट मेरे साइड में इसको कोबा बोलते हैं। जो ताड़ का पेड़ होता है ना, हाँ सर, ताड़ का पेड़ बोलते हैं, हाँ। अब ताड़ का पेड़ थोड़े ना इसको बोल देंगे, उसका फल है हाँ तो सर, ताड़ का ताड़ पेड़। का फल है भी। फिर बता। मतलब यही। ताड़ का पेड़ बना दिया फल को। आम का पेड़ है, आम नहीं है। तो वही ताड़ के पेड़ पे जो एक ऐसा सर वही मतलब वर्ड नहीं आ रहा। ग्रीन ग्रीन करके कुछ पूरा वो रहता है, उसके अंदर ये होता है, वो पक करके गिर जाता है जब नीचे, तो उसके अंदर से ये फ्रूट निकलता है। और लो इसका नशा से कोई लेना देना, जैसे ताड़ी लोग पीते उससे नशा होता है, उससे कोई लेना देना इस चीज का नहीं है। बट ये चीज बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा टाइप का लगता है। हमको आज पहली बार इसका नाम मालूम पड़ा, इसको आइस एप्पल बोलते हैं। भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया नाम सुन करके। तो एक हिमांगी जो है, जो इसमें 9th क्लास में, वो बोली सर आइस एप्पल। और आइस एप्पल क्या होता है? तो सर इसको आइस एप्पल बोलते हैं। तो पता नहीं तुम लोग कहाँ का अंग्रेजी सीख करके आते हो, उसको नॉर्मल नाम नहीं मालूम, आइस एप्पल नाम मालूम है। तो इतना अंग्रेजी मत यूज किया करो, हमको नहीं आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है सामने वाला, ठीक है? ध्यान रखा करो। तो जैसे हम लोग डिफ्यूजन डिफ्यूजन की सर जब सर, क्या? effusion मतलब whenever any particular gas leaks out from a high pressure condition into a low pressure condition
through a very fine hole or orifice. कहाँ से पढ़ करके वो बोल रहा है जी? सर अपना नोट से, अबे नालायक। इसी को चलो तो बोले सर हम। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलो ध्यान दो, जब हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं, जैसे डीओ मारे एक बार हम लोग, तो डीओ जब एक बार बाहर निकल गया तो बाहर निकलने के बाद वो फैल रहा है अपने हिसाब से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है और मिक्स हो रहा है पार्टिकल्स के साथ, इस चीज को डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जब डीओ मारते हैं तो बहुत ही एक छोटे से छेद से पूरा का पूरा गैस बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को इफ्यूजन बोलते हैं। मतलब एस्केपिंग ऑफ गैस, सिंपल सा लैंग्वेज है, एस्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ टाइनी होल, या वहां पे एक टर्म ध्यान रखा करना, ओरिफाइस। ये टर्म फिजिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। ओरिफाइस का मतलब एक छोटा सा छेद, जैसे कि मान लो सरफेस है, उसमें एक छोटा सा होल है, तो इस चीज को हम लोग ओरिफाइस बोला करेंगे। तो एस्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ टाइनी ओरिफाइस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। ये है कि इफ्यूजन होगा अगर, तो गैस के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे। तो डेफिनेटली अगर मान लो जैसे P1 प्रेशर और P2 प्रेशर है, P1 ग्रेटर देन P2 है, तो जिधर हायर प्रेशर है गैस के पार्टिकल उधर से लोअर प्रेशर की तरफ ही मूव करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो एस्केपिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल थ्रू अ टाइनी ओरिफाइस या ओरिफाइस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, जबकि डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है। तो ट्रैवल दोनों में कर रहे हैं गैसेस, लेकिन इफ्यूजन में एक छोटे छेद के थ्रू पास कर रहे हैं, तो वहां पे मेजरमेंट करना थोड़ा आसान। अब इंटरमिक्सिंग है तो इंटरमिक्सिंग तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट इफ्यूजन का मतलब क्या, जैसे मान लो कि मान लो ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी कभी बचपन में किया होगा कि एक प्लास्टिक का वो है, पॉलीथीन है, उसमें पानी भर दिया और एक छोटा सा छेद किया हुआ, तो उससे पानी निकलता है। जब हम लोग उसको उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं उस पानी भरे हुए पॉलीथीन के ऊपर, तो पानी ज़्यादा तेजी से निकलता है, फिर ज़्यादा दूर तक जाता है। तो एग्जैक्टली उसी टाइप की चीज़ है यहाँ पे, कि हम लोग अगर एक छोटे से होल के थ्रू गैसेस को बाहर निकालेंगे या गैस एस्केप करेंगे, तो वहाँ पे टर्म इफ्यूजन वर्ड यूज किया करते हैं। होगा क्यों? तो प्रेशर के डिफरेंस के वजह से नहीं, हमेशा ये टर्म ध्यान रखना, अब हम लोग प्रेशर का डिफरेंस यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग हमेशा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस यूज करेंगे। और इसके ऊपर बहुत ही हम दो तीन बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल सवाल कराएंगे केवल इस टर्म के ऊपर, कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के वजह से हम लोग का ये इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस दोनों के दोनों होता है। प्रोसेस का मतलब ध्यान रखना, डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, और इफ्यूजन का मतलब एस्केपिंग ऑफ पार्टिकल थ्रू अ टाइनी ओरिफाइस। और इसमें रीजन वाला पार्ट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, बस सिंपली इस टाइम से काम कर सकते हैं। पार्टिकल किधर से किधर मूव करेंगे, तो हमेशा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये है कि हम लोग को इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट से मतलब है, और तो कैलकुलेशन ग्राहम्स लॉ में डिफ्यूजन के बारे में ना लिखा था लेकिन खाली। नहीं, दोनों पार्ट है इस पे। और ऑल्दो हम लोग यहाँ डिफ्यूजन बोल तो रहे हैं, लेकिन इस डिफ्यूजन वाले पार्ट में हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करते। हम लोग डिफ्यूजन इफ्यूजन को एक ही प्रोसेस मानते हुए इफ्यूजन के ऊपर ही हम लोग सारा का सारा कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं। तो इसी एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना अपने को। और ऐसा बोला जाता है ग्राहम्स लॉ के हिसाब से कि जो भी गैस हम लोग का इफ्यूज कर रहा है, तो गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन वाला जो पार्ट है, दैट विल बी इनवर्सली proportional to the प्रोपोर्शनल square टू root of the density स्क्वायर और रूट ऑफ mass। मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास अगर है तो हम लोग ऐसा रिलेट कर सकते हैं, PM इज इक्वल टू DRT। तो क्योंकि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी यूज करो या मोलर मास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हम लोग रिलेट कर पाएंगे। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा मोलर मास वाला पार्ट ही कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ एस्केपिंग या रेट ऑफ इफ्यूजन is inversely proportional to 1 upon root under of molar mass at constant pressure and temperature condition। मतलब अगर मान लो कि दो गैसेस दे रखे सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर कंडीशन पे, तो उस केस में मोलर मास जिसका कम होगा उसके गैस पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे। लॉजिकल भी है, लेकिन रिलेशन क्या होगा, 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ मोलर मास। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग दो तीन तरह के सिनेरियो की बात करते हैं नॉर्मली, मतलब दो तीन तरह के सिनेरियो नॉर्मली डिस्कस करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटी ऐसा लेके चल सकते हैं हम लोग कि मान लो केस वन ऐसा दे रखा कि हम लोग के पास एक कंटेनर दे रखा है जिसका वॉल्यूम V है, दूसरा कंटेनर दे रखा आइडेंटिकल टाइप है जिसका वॉल्यूम V है, इसका प्रेशर वाला पार्ट P है, दूसरे का भी प्रेशर वाला पार्ट P के बराबर है। मतलब दोनों का वॉल्यूम प्रेशर वाला पार्ट बराबर है, टेम्परेचर वाला पार्ट बराबर है। पहले वाले केस में गैस A दे रखा, दूसरे वाले केस में गैस B दे रखा है, और गैसेस वाले पार्ट मूव कर रहे हैं बाहर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मूव्स वाला पार्ट भी बाय डिफॉल्ट बराबर होगा, ऐसा बोला जा सकता है।
अगर पहले का मोलर मास Ma के बराबर है, दूसरे का मोलर मास Mb के बराबर है, तब उस केस में जो रेट ऑफ इफ्यूजन निकल के आएगा A वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A लिख सकते थे। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरे वाले केस में रेट ऑफ B विल बी इक्वल टू कोई जो कांस्टेंट था वो तो कांस्टेंट हर जगह सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ मोलर मास ऑफ B लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग रेशियो लेंगे, और एक्चुअल में हम लोग रेशियो के टर्म में ही काम करते हैं, कभी भी सवाल केवल ये नहीं पूछता कि ए के गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन निकालो, हमेशा सवाल ये पूछता है कि ए के रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट का रेट ऑफ इफ्यूजन निकालो, या बी के रिस्पेक्ट में ए वाले पार्ट का रेट ऑफ इफ्यूजन निकालो। तो आर ए इज टू आर बी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा रूट अंडर ऑफ मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए। एक सिनेरियो ये हो सकता है जब अलग अलग कंटेनर्स में सेम कंटेनर टाइप का, मतलब सिमिलर टाइप का कंटेनर जिसका वॉल्यूम सेम हो, नंबर ऑफ मोल सेम रखा हो, प्रेशर वाला पार्ट सेम रखा हो, टेम्परेचर सेम हो। तो सेम कंडीशंस में दो अलग अलग कंटेनर में दो गैसेस हैं, उन दोनों के रेट ऑफ इफ्यूजन वाले पार्ट को रिलेट करो। तो वहां से अपना एक रिलेशन आर ए अपॉन आर बी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर ए वाला पार्ट रेट में ऊपर है तो मोलर मास वाला पार्ट बी का ऊपर निकल के आएगा। देखिए एक रिलेशन है, या एक ये सिनेरियो है। दूसरा सेम ही सिनेरियो है, बस देखने का नजरिया अलग है। एक कंटेनर है, उस कंटेनर वाले पार्ट के अंदर गैस ए और बी है, और दोनों गैसेस इफ्यूज कर रहे हैं, दोनों के दोनों इफ्यूज कर रहे हैं। ए वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n के बराबर है, बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स n के बराबर है। टेम्परेचर तो कॉमन कंटेनर है तो T के बराबर होगा, और क्योंकि वॉल्यूम वाला पार्ट भी कॉमन कंटेनर है तो वॉल्यूम भी V के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट अगर सेम है, वॉल्यूम वाला पार्ट भी सेम है, टेम्परेचर वाला पार्ट भी सेम है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो P वाला पार्ट होगा A वाले के लिए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो अगर ये सिनेरियो हुआ कि एक ही कंटेनर में दो गैसेस है, दोनों का अमाउंट सेम लेके चल, अमाउंट मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम लेके चल रहा है, तब भी उस केस में ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला आएगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है तो उस केस में रेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू के अपॉन रूट अंडर मोलर मास ऑफ ए, रेट ऑफ बी इज इक्वल टू के अपॉन रूट अंडर मोलर मास ऑफ बी। यहाँ पे भी आर ए अपॉन आर बी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए ही अप्लाई करके चलेंगे। मतलब ये दोनों केसेस एग्जैक्टली सेम टाइप के केसेस है। लेकिन एक छोटा सा कंसिडरेशन और ध्यान रखना होता है, जो रेट ऑफ इफ्यूजन वाला पार्ट है ये एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस लेके चल रहा है, इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इनटू एरिया ऑफ ओरिफाइस, जो भी हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके चल रहे हैं। तो अगर ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो ज़्यादा गैसेस पार्टिकल मूव करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू, और पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया of cross section of orifice divided by molar mass into temperature। ये एक्चुअल में मेन कंसिडरेशन लेके चला जाता है, जो कि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग इस कंसिडरेशन के हिसाब से काम करें, तो अगर हम लोग का प्रेशर वाला पार्ट अलग होगा, दो अलग अलग कंटेनर्स लेकर के चलते हैं केस 3 में, उस केस में हम लोगों के पास वॉल्यूम सेम है दोनों केसेस में, दोनों में टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर अलग नहीं दिया जाएगा, टेम्परेचर वाला पार्ट सेम ही रखा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से वेरिएशन इस तरीके से निकल के नहीं आता है, केवल उसमें बहुत एक्सपोनेंशियल टाइप का वेरिएशन आता है। तो इस केस में अगर मान लो कि वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है और प्रेशर मान लेते हैं अलग अलग दे रखा है, जैसे पहले वाले केस में PA प्रेशर दे रखा है, दूसरे वाले केस में PB प्रेशर दे रखा है। तो इस केस में अगर प्रेशर अलग है मतलब नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, और प्रेशर अगर अलग है तो गैसेस के निकलने का रेट हम लोग ऊपर वाले पार्ट के फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। तो यहाँ से रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी, इस केस में ये चीज़ हमेशा फिक्स रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ओरिफाइस का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट हमेशा फिक्स ही रहेगा, इसको भी नॉर्मली चेंज नहीं किया जाता है। मतलब हम तो आज तक क्वेश्चन नहीं देखे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पार्ट को चेंज किया जा रहा है। तो एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, केवल प्रेशर और मोलर मास वाला पार्ट डिफरेंट है। तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, और नीचे आरबी की तरफ से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो इस केस में यहाँ से तीसरा एक्सप्रेशन ये मेंशन कर सकते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। एक ये प्रेशर का टर्म है, या एक रेट ऑफ इफ्यूजन का एक ये टर्म है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। और अगर मान लो
कि हम लोग ऐसा मेंशन करके चलते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मूव्स Na के बराबर है और यहाँ नंबर ऑफ मूव्स Nb के बराबर है। तो इस केस में P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो टेम्परेचर तो सेम है, ये हट गया, इसको हटा देते हैं। वॉल्यूम वाला पार्ट भी सेम है, इसको भी हटा देते हैं। बाकी बचेगा PA सामने वाले पार्ट में, PB नीचे वाले पार्ट में Na और यहाँ पे NB। तो अगर यहाँ से हम लोग PA अपॉन PB निकाले तो PA अपॉन PB विल बी इक्वल टू Na अपॉन NB। मतलब जो प्रेशर का रेशियो होगा वही एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो निकल के आएगा। तो प्रेशर का रेशियो यूज करो या वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो यूज करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हो सकता है सवाल में प्रेशर का रेशियो दे रखा हो या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दे रखा हो, तो आराम से हम लोग Na अपॉन NB रूट अंडर MB अपॉन MA ये भी फॉर्मूला आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो टोटल अभी तक जैसे 2 सिनेरियो आया। पहला सिनेरियो जहाँ पे RA अपॉन RB इज इक्वल टू रूट अंडर MB अपॉन MA। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर भी सेम है, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ मोल सेम है। इसका मतलब वहाँ पे रूट अंडर मोलर मास ऑफ B बाई A से डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में प्रेशर चेंज कर दिया, और अगर प्रेशर चेंज ना कर रहे हैं, उसमें मेंशन नहीं किया प्रेशर चेंज, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिया, तो भी उस केस में प्रेशर बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम टेम्परेचर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखेगा। तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकल के आ सकता है इस तरीके से कैलकुलेशन करने का। इसके अलावा एक और केस हो सकता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी के लिए जैसे ये जो दोनों केसेस बताए, इन दोनों केसेस का हम फॉर्मूला बस यहाँ मेंशन कर देते हैं। RB अपॉन RA इज इक्वल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और उन डिस्कशंस के बाद फिर हम लोग थर्ड सिनेरियो पे जाएंगे, बेसिकली मतलब फोर्थ सिनेरियो वाले पार्ट पे जाएंगे। कि फोर्थ सिनेरियो में हम लोग एक मिक्सचर का कैलकुलेशन एक सिंगल गैस के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं। उस सिनेरियो वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो RA अपॉन RB होगा ना? हाँ सॉरी, RA अपॉन RB। तो इस केस में जो थर्ड सिनेरियो है इसके जस्ट आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो थर्ड सिनेरियो पे सवाल तो आज तक नहीं आया है, लेकिन सवाल पूछने लायक उसमें आराम से हो सकता है, जो कि हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। तो थर्ड सिनेरियो वाले पार्ट पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ सिनेरियो वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ट्राई करके देखना सवाल। तो और कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा, मतलब मेरे हिसाब से कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन होगा वेरिएबल प्रेशर का। जैसे एक सवाल हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि सर ऐसा भी तो होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि इनिशियली जब गैस बाहर निकलना शुरू हुआ, तो जैसे ही गैस बाहर निकलेगा तो प्रेशर भी तो चेंज करेगा। तो यहाँ पे भी एक आइडियल सिचुएशन माना जाता है कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि पूरे इफ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे जो नेट प्रेशर है वो नेट प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। ऑल्दो ये हो नहीं सकता, अगर गैस थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा तो प्रेशर घटेगा ही घटेगा, लेकिन ऐसा आइडियली मान के चला जाता है कि हम लोग पूरे इफ्यूजन प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे ही कैरी आउट करते हैं, और तब जाके हो सकता है प्रेशर घटे। लेकिन क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली वेरिएबल प्रेशर तो होगा, टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज करेगा ही करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो चीज़ें वेरिएशन में जाएंगी। बट सवाल उसके फ्रेम में नहीं डाला जाता, ऑल्दो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, बट उस फ्रेम में सवाल नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, रुको एक सेकंड, एक चीज़ तो एकदम बताना भूल गए। रेट ऑफ इफ्यूजन होता क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन का बेसिक मतलब क्या है ये तो बताया नहीं। जैसे जब हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन की बात करते हैं, तो इफ्यूजन का रेट मतलब गैस के बाहर निकलने का रेट कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या इसका मेजरमेंट का टेक्निक होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? लीटर पर सेकेंड। कितना? लीटर। क्या बोला, आवाज समझ नहीं आया। मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन का क्या मतलब होना चाहिए? इतना अमाउंट ऑफ गैस निकलता है, मोल्स में होगा। हाँ ये बोल सकते हैं, जैसे रेट ऑफ इफ्यूजन हुआ तो कितना वॉल्यूम गैस का निकल रहा है, तो कितना अमाउंट निकल रहा है, तो अमाउंट को कैसे मेजर करेंगे? तो मास के टर्म में कर सकते हैं, लेकिन मास कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। हो सकता है कि सेम मास अगर लेके चले तो अलग अलग गैसेस का अलग अलग पार्टिकल्स निकले, तो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना है।
तो नंबर ऑफ मोल से आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इफ्यूजन का सबसे बेसिक मतलब जो हम लोग कंसिडर करेंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? अरे यार क्या हो रहा है आज, हम बार बार भूल क्यों जा रहे हैं इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इफ्यूज्ड आउट डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में कितना गैस इफ्यूज हुआ, वो नंबर ऑफ मोल्स को टाइम से डिवाइड करो तो रेट ऑफ इफ्यूजन निकल के आ सकता है, पहला चीज। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। तो जैसा नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वैसे ही रिलेशन वॉल्यूम में भी निकल के आ जाएगा। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट डिवाइडेड बाई टाइम। और अभी जस्ट मेंशन किया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NV होता है, मतलब जो रिलेशन वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, एग्जैक्टली सेम रिलेशन हम लोग प्रेशर का भी कर सकते हैं। तो प्रेशर के केस में जो प्रेशर का चेंज है उसके टर्म में बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कितना इफ्यूज आउट हुआ, तो 2 लीटर था 1 लीटर बाहर निकल गया। प्रेशर एक ATM बाहर नहीं निकलता, ऐसा नहीं बोला करते हम लोग, 1 ATM प्रेशर बाहर चला गया। प्रेशर कंटेनर के अंदर के गैस का है। तो 2 ATM प्रेशर था, अभी 1 ATM हो गया, तो कितना ATM से प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो इस चीज़ को हम लोग चेंज इन प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस चीज़ को प्रेशर ड्रॉप बोला जा सकता है पर यूनिट टाइम। तो जब भी रेट ऑफ इफ्यूजन बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस या वॉल्यूम ऑफ गैस या प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम के हिसाब से रिलेशन निकाला जा सकता है। तो अब जब हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस क्वेश्चन वाले पार्ट में हम लोग इन तीनों फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेंगे। कि जैसे अगर मान लो कि कहीं पे भी वॉल्यूम से चीज़ों को रिलेट कर दिया है, मतलब ऐसा मेंशन किया कि हमें वॉल्यूम वाले पार्ट से हमको रिलेट करना है, तो वॉल्यूम से जब रिलेशन निकालने बोलेगा तो हम लोग किस तरीके से उसमें रेट ऑफ इफ्यूजन को ये करें, मतलब आपस में रिलेट करने की कोशिश करें। दो अलग अलग अगर गैसेस दे रखे हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दे रखा तो ठीक है, हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आपस में चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रेशर ड्रॉप के टर्म में दे रखा है तो हम लोग प्रेशर ड्रॉप के टर्म में चीज़ों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्क्रीन पे अब तो को क्वेश्चन दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करके देखना भी, जो जो स्क्रीन पे शो करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, आंसर भी होगा क्या? क्या हो गया? आंसर भी होगा? आंसर बी होगा क्या? आंसर तो हम दिखा नहीं रहे तुमको स्क्रीन पे। अभी दिखाए थे, पहले देख के अच्छा अच्छा, ओके, चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है, 30 XML ऑफ H2 गैस इफ्यूजेज थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो मेंशन किया है सवाल में कि H2 गैस का XML बाहर निकल जाता है इफ्यूजेज थ्रू अ होल इन 5 सेकेंड। The time taken for the diffusion of same volume of gas is specified below under identical condition। तो इस केस में अगर ऐसा मेंशन किया है कि दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करना है, तो गैसेस में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को, या सॉरी वॉल्यूम वाले अमाउंट को सेम करने बोला है। तो वॉल्यूम बोलो या नंबर ऑफ मोल्स बोलो या प्रेशर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग वॉल्यूम के टर्म में ही काम कर सकते हैं। जैसा ऐसा लिखते हैं, अगर वॉल्यूम सॉरी रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। ये सबसे पहला कंसिडरेशन हो सकता है। तो सिमिलर टाइप से अगर मान लो कोई भी गैस की बात करते हैं, हम लोग को नहीं मालूम कि कौन सा गैस है, तो एक काम करते हैं, आर गैस लिख देते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे हम लोग को एक ही चीज़ मालूम है कि हम लोग एक गैस के रिलेटिव दूसरे गैस का रेशियो निकाल सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन का। तो हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे पूरे पार्ट का डिवीजन कर लेते हैं। जब पूरे पार्ट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रेट ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ गैस निकल के आएगा, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि इस पर टाइम भी अलग अलग है, सेम अमाउंट को बाहर निकालना है बट टाइम अलग अलग है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस, और ऊपर वाले पार्ट में टाइम ऑफ गैस मेंशन कर सकते हैं हम लोग, टी ऑफ गैस मेंशन कर देते हैं। तो इस केस में सवाल में ऐसा मेंशन किया है, द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेज। तो वॉल्यूम अगर सेम रखना है मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद करें क्या, तो रेट ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ गैस,
अगर इस चीज को कैलकुलेट करें तो सिमिलर कंडीशन अगर सवाल में मेंशन किया है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो आइडेंटिकल कंडीशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को सेम रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक्सप्रेशन में रेट ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 लिख के काम कर सकते थे। तो अगर हम लोग इस रेट ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ गैस को यहाँ से रिलेट करें तो यहाँ से रूट अंडर molar mass of gas divided by molar mass of H2 will be equal to time taken by gas to effuse out same volume divided by time by H2 मेंशन कर सकते हैं। तो time by H2 वाला पार्ट अगर कंसीडर करके चले तो सवाल में शायद दे रखा था 5 सेकंड के बराबर, तो इस केस में यहाँ पे हम लोग आराम से 5 सेकंड वैल्यू मेंशन करके चल सकते हैं। तो अगर इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करना है तो मोलर मास ऑफ H2 वाला पार्ट तो मालूम होता है 2 के बराबर, तो यहाँ से मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ इफ्यूजन बाई गैस डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीलियम गैस पहले ऑप्शन में और हीलियम गैस वाले पार्ट में 10 सेकेंड दे रखा, 20 सेकेंड O2 गैस, 25 सेकेंड CO गैस, 55 सेकेंड CO2। तो 4 ऑप्शंस है और क्योंकि सवाल में 2 वेरिएबल है, मोलर मास भी नहीं मालूम गैस का और गैस का टाइम भी नहीं मालूम, तो ऑप्शन के बिना काम नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जब पुट अप करेंगे तो 10 सेकेंड और हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये तो 2 हो जाएगा और यहाँ से रूट आएगा 2, रूट 2 इज इक्वल टू 10/5, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद 20 सेकेंड्स O2 गैस दे रखा, 20 सेकेंड्स का मतलब हो गया कि 20 सेकेंड्स O2 गैस वाले पार्ट में 20/5 यहाँ से 4 वैल्यू निकल के आएगा और सामने वाले पार्ट में O2 गैस का मतलब हो गया 32/2 यहाँ से 16 का अंडर रूट वाला पार्ट, इसका मतलब 4 के बराबर वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फिर भी थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं, 25 सेकेंड CO गैस, तो CO गैस का मोलर मास हो जाएगा 16 + 12 28 के बराबर, तो रूट अंडर 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से वैल्यू 5 आना चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू 5 आना चाहिए जो कि नहीं आ सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और लास्ट वाले केस में टाइम वाला पार्ट 55 के बराबर दे रखा बाई 5, रूट अंडर मोलर मास वाले पार्ट में 44 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 22 का अंडर रूट चाहिए, जबकि यहाँ वाले पार्ट में 11 वैल्यू है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो सवाल समझ में आया तुम लोगों को कि सवाल किस तरीके से सॉल्व करना होता है अगर वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम दे रखा है। तो अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं इस चीज में। क्योंकि कंसेप्ट सिंपल सा है, बस क्वेश्चन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। और 2-3 क्वेश्चन है थियोरेटिकल टाइप के जो बहुत सिंपल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, वो सब हम लोग ऐसे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम होमवर्क देना शुरू कर रहे हैं। और जो होमवर्क तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग को नीट वाला भी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और तुम लोग को जेईई मेंस वाला भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एडवांस का जो क्वेश्चन होगा, एडवांस का क्वेश्चन केवल अरविंद लोग सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं ये लोग सॉल्व करेंगे। ज्योत्सना तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एडवांस का क्वेश्चन, बट मेंस तक का क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। काम भी कर सकते हैं, मेंस तक का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, एडवांस का क्वेश्चन पूरा का पूरा होमवर्क होगा, और नीट का क्वेश्चन ज्योत्सना को होमवर्क होगा। हम डिस्कशन क्लास एक दिन रख लेंगे, ज्योत्सना को जो भी डाउट हो अपना अलग से पूछ लेगी, बाकी इंजीनियरिंग वालों को जो भी डाउट होगा अपना अलग से एडवांस वाले सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि अब टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट आने शुरू होंगे, और जेईई एडवांस और जेईई मेंस और नीट में क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली किया जा सकता है। तो मेंस तक का टॉपिक सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एडवांस की चीज़ें इंजीनियरिंग वालों को खुद से ट्राई करनी होगी। ठीक है, ऑल्दो हम होमवर्क दे सकते हैं एडवांस में, लेकिन हम सजेशन देंगे कि पूरा टॉपिक खत्म हो एक ही बार बैठ के बनाओ, ताकि आराम से उस चीज़ को बना पाओ। तब तक के लिए होमवर्क नोट करते चले जाओ। मेन लेवल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसका मॉड्यूल भेज दीजिएगा ना। इसका मॉड्यूल भेजे नहीं क्या तुम लोग को? बहुत दिन पहले ही भेज दिए थे शायद से। भेज दिए ठीक है सर, भेज दिए थे ना? देखना उसमें ग्रुप में डाला होगा, ग्रुप में जब फाइल सर्च करेगा ना तो फाइल में भेजा हुआ है। इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों का फाइल एक ही साथ भेजे थे, शायद 2-3 क्लास पहले भेजे थे, शायद लास्ट वीक भेजे थे। ठीक है, इस नाम से इंजीनियरिंग गैसियस स्टेट हाँ, ऑनलाइन। इंजीनियरिंग गैसियस स्टेट ऑनलाइन के नाम से। हाँ, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा पार्ट करते जाओ। 1 मिनट, सर दिखा दीजिए सर बुक में। क्या? एक सेकंड, ओके ओके।
सर एक जो क्वेश्चन करवाए थे हाँ वो जो जिसमें कनेक्ट किए थे हम लोग दो फ्लास्क को, वो हाँ आपका वाला बुकलेट में पेज नंबर 26 में दिया हुआ था, जबकि हम लोग के पास जो उसमें पेज नंबर 35 हाँ, में दिया उसमें हुआ थोड़ा अलग दिया हुआ कि तुम लोग का जो बुकलेट है वो ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से हम लोग थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। जैसे ये जो फॉन्ट साइज है प्रिंटिंग के हिसाब से 12 फॉन्ट साइज है शायद, या फिर 10 है, पुराना मॉड्यूल है। है और सर। जो ऑनलाइन के लिए भेजे हैं उसमें थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज किए हैं ताकि स्पेसेस थोड़ा बढ़ जाए, लेटर्स थोड़ा बड़ा दिखाई दे, तो उसमें 14 के हिसाब से है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, सर मतलब बुकलेट सेम है, बुकलेट सर में एक वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन में डायग्राम और टेक्स्ट एक साथ आ गया था। हाँ सर, तो वही मे बोलना चाह भी रहा था कि सर मे भी हो टेक्स्ट के सकता है ऊपर ही उससे। डायग्राम आ गया है। अच्छा, तो वही जब वो सारा फॉन्ट इधर उधर स्विच होता है तो डायग्राम वहीं का वहीं रह गया होगा, वो थोड़ा हाल। चलो ठीक है, हम देख लेंगे वहाँ पे कहाँ पे तो बुकलेट में जो आप मिस्टेक है। एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस किए उसमें भी ऐसा हुआ था। अच्छा, इसी का बात की। चलो ठीक है, कोई नहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन नंबर 8 9, और ज्योत्सना तुमको भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15। कल क्लास तो होगा नहीं मेरा, परसों होगा, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 नहीं 25 नहीं, 24 26 27 28 29। मुझे पूरा ही बना देंगे। नहीं, पूरा कैसे बनाना, बीच में क्वेश्चन छुड़वाया तो है, ऐसे कैसे पूरा बनाना है? तो सर ये बोलिए ना कि एक क्वेश्चन ये अलग अरे छोड़ दो क्वेश्चन तो वो हम देखते हैं। थियोरेटिकल है, बहुत थियोरेटिकल है, देख के लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स हैं, बट सिंपल थियोरेटिकल कैलकुलेशंस, माइंड के कैलकुलेशन से हो जाएगा सवाल। तो इसलिए होमवर्क दे रहा है आराम से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल डिफ्यूज एट द सेम रेट। अब इसमें सर क्या सेम कैलकुलेशन क्वेश्चन करेंगे? बना ठीक, चुके हैं। करा चुके हैं। बना चुके हैं। तो सर कैसे ए बना होगा लिया? आंसर। मतलब बना चुका तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब ये चीज बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ए इसमें होगा आंसर। कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, आंसर ये होगा, मोलर मास बराबर होगा तो रेट बराबर निकल के आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं है अभी के पार्ट में। इनफैक्ट इस टॉपिक में डिफिकल्ट कैलकुलेशन सब्जेक्टिव में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी शायद, कि हम लोग की किस्मत अच्छी थी, ऐसे स्टेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी डिफिकल्ट टॉपिक है ये, और अब सब्जेक्टिव क्योंकि आ गया है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगा, तो इसीलिए। अदरवाइज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सिंपल थ्योरेटिकल टाइप के होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 सोच के देखना, काफी अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन ट्राई करके देखना, बाकी फिर हम लोग को, अच्छा हाँ, ये यूडियोमेट्री का कुछ सवाल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 41, 34 के बाद कौन सा बोले? 34 के बाद 35, 35 के बाद 41। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्यूजन वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला पार्ट आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर आज तक के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है। ऑडियोमेट्री क्या होता है? इडियोमेट्री मतलब अम, मान लो हम लोग आग लगाए, ठीक है, एक मिक्सचर में आग लगाए। अब उसके बाद पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिक्सचर में क्या क्या चीजें थी। जैसे एक मिक्सचर है, हमको नहीं मालूम कि इस मिक्सचर में किसका क्या अमाउंट है, सब अननोन अमाउंट है, तो कैसे पता करेंगे कि मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट का क्या क्या अमाउंट है? तो हम लोग उसमें उसका रिएक्शंस करा के कुछ क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस करते हैं, और उन कैलकुलेशंस के टाइम पे कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लास में ये चीज़ मेंशन किया था कि रिएक्शन के टाइम पे जैसे अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH वाला पार्ट CO2 का एब्जॉर्ब करता है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पैनल है, ये इन्फॉर्मेशन पैनल थोड़ा ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। और बाकी मोल कंसेप्ट, यूडियोमेट्री और कुछ नहीं, केवल मोल कंसेप्ट है। जैसे ये चीज़ है यूडियोमेट्री वाले पार्ट में, बस इस पेज में देखना, O3 गैस जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब होता है, O2 गैस अल्कलाइन पैराग्लोल वाले पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा NO वाला पार्ट अपने काम का नहीं है, ऑल्दो दे रखा बट काम का नहीं है। Cl2 CO2 गैस SO2 गैस किसी भी अल्कली में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। NH3 वाटर में एब्जॉर्ब होता है। वाटर वाला पार्ट जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इन सब में आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कार्बन मोनोक्साइड अमोनिकल CO2 Cl2 में एब्जॉर्ब होता है। तो नॉर्मली जैसे रिएक्शन हुआ, अगर मान लो हम लोग हाइड्रोकार्बन को बर्न किए, अब हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद हम लोग उसके मिक्सचर की अगर बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को CO2 मिलेगा, और
तुम लोगों को शायद याद होगा, अरविंद को हम एक बुक दिए इसी वजह से। उस बुक में ऐसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा था कि टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। जो ये मैकमरी से जो बुक दिए थे ना, एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था क्लास में 9th वालों का, वो इसी टाइप का Yes, सवाल sir. था कि एक मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 करके था, उसमें ऐसा ऐसा रिएक्शन हुआ, कंबशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। CO2 का O2 का रिएक्शन नहीं हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही चीज। तो वही कैलकुलेशन से बस उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, CO2 बना, तो टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का इतना निकल के आया। अब उस मिक्सचर को हम लोग एल्कोहलिक KOH के थ्रू पास किए या KOH सॉल्यूशन के थ्रू पास किए, तो CO2 सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया उसमें। तो CO2 जितना एब्जॉर्ब हो उतना वॉल्यूम हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा। तो वहां से मालूम पड़ जाएगा कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज किया, वो CO2 था। तो CO2 का अमाउंट पता चल गया, तो हम लोग वहां से कार्बन के परसेंटेज को आराम से रिलेट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट का सवाल है विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा कंपाउंड कौन से लिक्विड में डिसॉल्व होता है। वो इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे 4-5 उसमें दे रखा है, आराम से उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो है मोल कंसेप्ट का सवाल, उसमें कुछ करना नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इडियोमेट्री का 1-2 सवाल दे रखा है, उस चीज को ट्राई करके देखना, और बाकी फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 नोट कर लेना, जो इडियोमेट्री का है उसको ट्राई करके देखना है।